And we'll go straight to Aaj Tak Panchayat, where our consulting editor Rajdeep Sardesai is speaking. जाइए, वहाँ जाइए। हम गए, वापस जब रात को आए तो उनके घर पर हमारी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर कोई बड़े बड़े कोई मुस्लिम लोग बैठे थे। बोले कि ये देखो, ये हैदराबाद से बगैर बोले आ गए, अब अपना टिकट पर आ गए और तुम लोग यहाँ पर लालू को तंग कर रहे हो। तो अब ये कोई भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे? नहीं, भूल नहीं गए। तब तो आप लालू के साथ आए थे और लालू जी के लिए प्रचार करने आए थे। बगैर लालू के बुलावे पर, बगैर लालू हमको रिक्वेस्ट किए, हम खुद आए थे यहाँ पर। ओवैसी जी, तब आप लालू जी के लिए प्रचार करने आए थे। अब आपके आलोचकों का कहना है कि आप आए हैं बीजेपी के बुलावे पर। बीजेपी ने ओवैसी को कहा है आप बिहार आइए, मुस्लिम वोट को बांट दीजिए या तो चुनाव को पोलराइज कर दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, और अगर किसी के पास इसका सबूत है तो पेश करे, और अगर कोई ये ऑन रिकॉर्ड कहेगा तो मैं उसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करूंगा। आप करिए, क्योंकि इसी प्रोग्राम पर पीके शाही जो जेडीयू के नेता है, उन्होंने साफ कहा है कि आपको अमित शाह ने पैसे देकर ये चुनाव लड़वाया है, बीजेपी ने पैसे देकर ओवैसी जी को बिहार बुलाया है। नहीं, आप मुतमईन रहिए, वो जैसा ही वो टेलीकास्ट अगर हो चुका है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग लेंगे और आज तक के लोगों को उसमें विटनेस बनाएंगे और उनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करेंगे। और हैदराबाद इतनी मर्तबा उनको बुलाएंगे कि वो उनको मालूम हो जाएगा कि क्या होता है क्रिमिनल डिफेमेशन। मैंने ये कहा है कि जहां पर हमारे कैंडिडेट्स नहीं होंगे सीमांचल, आप वहां पर हराइए बीजेपी को। अच्छा, अगर मैं मान लिए कि मैं 24 सीट पे खड़ा कर देता हूं सीमांचल के, 219 है ना भैया, 219 पे जीतिए। तीसरी बात यह है कि ये सवाल अपने समधी से क्यों नहीं कर रहे हैं लालू जी? समधी भाग गए, डाइस पर बैठे हुए थे, ये कैसे समधी है? अच्छा, हमको बोल रहे हैं, समधी को नहीं समझा सकते। तारिक भाई चले गए छोड़ के, एनसीपी, लेफ्ट पार्टी से कोई सवाल नहीं करता, बीएसपी खड़ा कर रही है 200। मैं 24 खड़ा कर सकता हूं, नहीं खड़ा कर सकता हूं, मगर मुझसे ही सवाल करना, आखिर हमको देखते ही इतना पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? क्या वजह है? और जो इलेक्शंस हुए हरियाणा में, दिल्ली में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन, मध्य प्रदेश राजस्थान के म्युनिसिपल इलेक्शन, वहां मेरी वजह से हारे क्या? मेरा साया तो नहीं गया था वहां पर। अपनी कमजोरियों का पूरा खमियाजा मेरे घर पे लाके रखेंगे तो ठीक है, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। आप साफ साफ बताइए, आप कितने सीट लड़ेंगे? सीमांचल में 25 सीट लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? नहीं, सीमांचल में 25 नहीं 24 सीटें हैं, हम अनकरीब में फैसला करेंगे। मगर इस तरह से अगर बेतुकी और बेहुदा किस्म की बातें करेंगे तो फिर याद रखिए मैं अपने फैसले पर नजरसानी करूंगा, क्योंकि जब मैं एक वाज़ेह पोजीशन ले चुका हूं कि मैं सीमांचल तक अपने आप को महदूद रख रहा हूं और उसमें भी कितनी सीटें लड़ेंगे हम पार्टी फैसला करेगी। इस तरह के बेहुदा किस्म के बेसलेस इल्जामात लगाएंगे तो फिर ये ठीक है, अब हमको भी सोचना पड़ेगा। फिर नहीं सोचना पड़ेगा, या आप क्या एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि आप? धमकी नहीं दे रहा हूं। देखिए, ये बिहार की सरजमीन बड़े गयूर और इज्जतदार लोगों की सरजमीन है, और यहां से अगर कोई इस तरह की बात करता है और बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं तो फिर ये बताइए, गोधरा जब जल रहा था, जब इंसानियत कहां मर गई थी? जब गुजरात में हमारे खून की होली खेली जा रही थी तो इंसानियत कहां थी? जब एहसान जाफरी के जिस्म के 4-4 टुकड़े किए जा रहे थे, कहां थी इंसानियत? जब सोहराबुद्दीन को मारकर फेंक दिया गया तो कहां था सेकुलरिज्म? आप 2009 का इलेक्शन लड़ते। मेरी असदुद्दीन ओवैसी की नजर में मोदी, अडवाणी, बीजेपी एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये मेरा वाज़ेह स्टैंड रहा। और फिर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं शादी। हाँ, अगर मेरे घर में शादी होगी तो मैं मोदी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकली भी उनसे दूर रहता हूं, पर्सनली भी दूर रहता हूं। मगर यहां पर मामला क्या है, डाइस पर मोदी को बोलेंगे और घर में बुला लेंगे और पूरा घर का घर ठहर के फोटो लेगा उनके साथ। ये अजीब है। यानी लालू और मुलायम अपने
परिवार के शादी पर मोदी जी को बुलाते हैं, आप नहीं बुलाएंगे, लेकिन सीमांचल एक ऐसा एरिया है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटें हारी थी और एंटी मोदी अलायंस जो बना था या एंटी मोदी फोर्सेस जो है वो उस इलाके में कम से कम सीटें जीती थी। अब उसी एरिया में आप जा रहे हैं, आपने कहा कि अगर ये अलायंस बता पाए कि वो मोदी को हरा सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उसी एरिया में जा रहे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां बीजेपी इस समय थोड़ी कमजोर नजर आती है, यानी कि इसी वजह से लोग परसेप्शन है कि आप मुस्लिम वोट को डिवाइड करने आ रहे हैं और यहां से यह आता है ये एक बड़ी साजिश है जिसमें आप बीजेपी के साथ मिल गए हैं। मैं सीमांचल के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। सीमांचल में सिर्फ मुसलमान तो नहीं बसते और मेरा मानना यह है कि अगर बिहार में बैकवर्डनेस है तो बिहार में सबसे बैकवर्ड रीजन डिवीजन पूर्णिया डिवीजन है। इसका एम्पिरिकल डेटा मौजूद है, चाहे वो एजुकेशन में हो, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हाई स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, टीचर्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर आउटपुट, हर एतबार से सीमांचल बैकवर्ड है। और हम ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल का डेवलपमेंट चाहते हैं जिसमें सब तमाम तबके के लोग रहते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूं कि मुसलमान मुसलमान, और अगर बात मुसलमान की कर रहे हैं तो फिर बिहार की असेंबली में 19 मुसलमान क्यों हैं? 17% आबादी है तो कम से कम 41 MLAs होने चाहिए। इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। आखिर 7 MP क्यों नहीं है? और फिर जितना बजट दिया जा रहा है माइनॉरिटीज का 299 करोड़, अच्छा मोस्ट बैकवर्ड क्लास एनेक्शर और बैकवर्ड क्लास कितना बजट दे रहे, कितना उसमें इस्तेमाल हुआ उन मुस्लिम बैकवर्ड क्लास के बरादरियों के ऊपर, और इतना अंडर डेवलपमेंट क्यों है? फिर ये सब बातें नहीं होगी, मगर खौफ इस बात का है कि नहीं हमारे सामने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? भाई जमहूरियत है हिंदुस्तान में, हम नागाज से कह रहे हैं कि भैया हथियार डालिए और मेन स्ट्रीम में आइए। मैं जाके सीमांचल में लड़ता हूं तो बोले क्यों ला गए आप? कहीं आपको लगता है ये जो सेक्युलर फोर्सेस है, धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो मोदी का खौफ लोगों के सामने, मुसलमान के सामने रख रही हैं और उस पर चुनाव जीतना चाहती है, वाकई विकास के लिए कुछ नहीं कर रही? क्या आप समझते हैं ये जो सेक्युलरिज्म है इनका, क्योंकि आपको कम्युनल माना जाता है, आपको कहा जाता है कि आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है, क्या आपको लगता है वो भी केवल एंटी मोदी पॉलिटिक्स के आगे नहीं बढ़ पाई है? नहीं, यकीनन बीजेपी RSS को रोकना हम तमाम की जिम्मेदारी है, मगर ये ऐसा है ना कि कोई अगर कहेगा कि नहीं मैं ही चौधरी हूं और तुम मेरे छत्रो छाया में आकर मुकाबला करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं हो सकता। ये अगर मोदी को रोकना है तो सबको एक जगह पर आना पड़ेगा और कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं बड़ा हूं और सब मेरे साथ आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सब साथ आएंगे तो यकीनन कुछ हो सकता है, मगर ये बोलना कि नहीं हम ही रोक सकते, क्या फैसिज्म से मुकाबला कोई एक दो पार्टी कर सकते हैं? क्या कम्युनिज्म से मुकाबला हम नहीं कर रहे? क्या तेलंगाना में हमने बीजेपी को रोका? हम बीजेपी को कामयाब होने नहीं दिए तेलंगाना में? ये हमारी वहां पर सियासी सोच की कामयाबी है। नहीं, लेकिन फिर अगर आप एक तरफ कहते हैं कि आपको मोदी को रोकना है, पर आप उन ताकतों के साथ जोड़ेंगे नहीं जो मोदी के खिलाफ है, ये कैसी राजनीति है? मैं आपकी राजनीति समझना चाहता हूं, क्योंकि आप महाराष्ट्र चले जाते हैं एक दिन, अब आप कर्नाटका में भी गए थे बंगलोर के इलेक्शन में, अब आप पटना पहुंच गए हैं, कहा जाता है आप उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। एक जमाने में MIM हैदराबाद की जो पार्टी थी, अब क्या आप उसे नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है देश में एक वैक्यूम है, एक पैन इंडियन मुस्लिम पार्टी बनाने की आपकी कोशिश है। काशीराम ने अगर बहुजन समाज को एक तरह से शुरुआत में दलितों की पार्टी बनाई थी, आप एक तरह से अब बनाना चाहते हैं मुसलमानों की पार्टी, नेशनल मुस्लिम पार्टी। नहीं, हरगिज नहीं, मेरी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान और दलित एक साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि ये जो सियासी निज़ाम है, ये जो सियासी सिस्टम है, जब तक मुसलमान और दलित का सही मानों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, हमसे नाइंसाफ़ी जारी रहेगी। और पिछले 69 ईयर्स से आप देख लीजिए, डेटा उठाकर देख लीजिए, कहाँ तरक्की हुई, कहाँ डेवलपमेंट हुआ। सच्चर कमेटी पुकार कर कहती है, मिश्रा कमीशन कहता है, कुंडू कमेटी कहती है, NSS और 68th राउंड ये कहता है, फिर कहाँ हुआ? क्या बिहार में अगर मुसलमानों की 17% आबादी है, एम्प्लॉयमेंट में 7% नहीं है? ये कौन जिम्मेदार है इसका? फिर
असउद्दीन ओवैसी 20 साल पहले या 25 साल पहले इसी तरह से एक नेता था या नेता बनना चाहता था, हाजी मस्तान। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। दलित मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई, ये इनका स्लोगन था। क्या आप उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं? वो तो स्मगलर थे, आप लगता है एक तरह से सुइसाइड बॉम्बर की तरह आ गए हैं, और आप आज कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई, ये उनका स्लोगन था। आज मैं बहुत सालों बाद सुन रहा हूं दलित मुसलमानों को किस तरह से एकजुट किया जाए, ये आपका स्लोगन बन गया है। नहीं, मुझमें और मरहूम हाजी मस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और लोग देख लेंगे, हाजी मस्तान का बैकग्राउंड ज़िंदा नहीं है, उनके बारे में नहीं बोलना चाहता, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं डिटरमिन्ड हूँ अपने काम में और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बाज़ लोग मुझे सुसाइड बॉम्बर आप कह रहे हैं, कोई कहता है कि सांपनाथ हैं, कोई कहता है शैतान हैं, तो ठीक है, बोलते जाइए, ये मेरे लिए एजाज़ है। नहीं, इससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मैं जानता हूं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या आपका एक तरह से अब गोल है कि अगले 4-5 साल में एक ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी बने, ये आपका असली गोल नहीं, है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मकसद ये है कि डेवलपमेंट में दलित और मुसलमानों को बराबर उनका हिस्सा मिले। मुझे योगेंद्र यादव के उस अल्फाज याद आ रहे इंटरव्यू के, जिसमें योगेंद्र यादव ने कहा कि सोशल जस्टिस के माने ये है कि सिर्फ एक ही कास्ट ना आगे बढ़े बल्कि सब बढ़े। सोशल जस्टिस के माने ये नहीं है कि एक ही कास्ट को के पास पॉलिटिकल पावर रहे और वही एंजॉय करे, और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं। गो हम लोग पॉलिटिकली डिफरेंट हैं, मगर सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि जो कमजोर है, जो वीक है, उसको तरक्की मिले, और वो नहीं हो रहा है, उसको सही करने की जरूरत है। और मेरा मानना यह है कि वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही हो सकता है। मैं कोई मुसलमानों का लीडर नहीं बनना चाह रहा, राजदीप, हरगिज नहीं बनना चाह रहा हूं। हमारे पर आप बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे आप बन रहे हैं राजदीप, जो यंग मुस्लिम्स हैं वो आपके साथ आ रहे हैं, आप बन रहे हैं मुसलमानों के लीडर। मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं उनके पीछे काम करूंगा, नौजवानों के, मैं एक सिपाही की तरह काम करूंगा। उनके जो फैसले हैं, उनका जो मुस्तकबिल है, उसको अच्छा करने के लिए लीडर बनने की जरूरत नहीं, सिपाही बनने की जरूरत है। और हम उन नौजवानों के साथ काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके फ्यूचर के लिए काम करेंगे। आप कहते हैं कि आप सोशल जस्टिस का नारा लेकर आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं सोशल जस्टिस का नारा है, लालू प्रसाद भी कहते हैं सोशल जस्टिस का नारा है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये प्रधानमंत्री का ये सोशल जस्टिस भी सेक्युलरिज्म की तरह बन गया है। प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास बैन है, खाली हर जगह बैन करते जाओ, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं पहनेंगे। अब तो उनके मिनिस्टर ने कहा कि कल्चरली भी 8 चीजें उन्होंने बता दी। अब देखते जाइए, तो ये प्राइम मिनिस्टर का जो सब वादे हैं ना, हिपोक्रेसी पर मुबन्नी है। सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट। आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, प्रधानमंत्री की पार्टी ने उसको रोक दिया, मगर वो जाट रिजर्वेशन के हक में है। प्रधानमंत्री दुबई जाकर बोलते हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है, मगर हिंदुस्तान में असीम आनंद के बेल के खिलाफ अपील नहीं करते। मक्का मस्जिद हो या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह हो, तो ये चल रहा है। देखिए, अच्छा है, लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मैं लोगों के सवाल लूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल, आपका राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 कौन है? राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 नरेंद्र मोदी है, बीजेपी और आरएसएस है? बीजेपी और आरएसएस है। बीजेपी और आरएसएस आपके नंबर 1 दुश्मन इसलिए है। और आप लालू इसलिए आरएसएस है क्योंकि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है, हिंदुस्तान का जो रूह है, वो उसकी प्लुरलिज्म है, और आरएसएस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। सर, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप कहते हैं इस्लाम खतरे में है। नहीं, आप कहते हैं इस्लाम खतरे में है। दूसरी तरफ राजदीप, कभी इस्लाम की तारीख रही, इस्लाम कभी खतरे में नहीं रहा, ना इस्लाम कभी खतरे में रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे डर है कि हमारे मुल्क का जो सेक्युलर इतिहास है, उसको बचाने की जरूरत है। हाँ, यकीनन हम उन लोगों से मुकाबला करेंगे जो हमारा वोट लेकर राज तो किए मगर हमारा कुछ नहीं किए। हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीमांचल में
अंडर डेवलपमेंट के लिए नीतीश भी जिम्मेदार हैं, लालू भी जिम्मेदार हैं, बीजेपी भी जिम्मेदार है और कांग्रेस भी जिम्मेदार है, इसलिए कि सब पावर में थे और सीमांचल इसीलिए बैकवर्ड रह चुका है इन लोगों की सौतेले सुलूक की वजह से। आखिर में लोगों के सवाल लेने के पहले आपका डेफिनेशन क्या है सेक्युलरिज्म का? क्योंकि आप आज सोशल जस्टिस का नारा ले रहे हैं, सेक्युलरिज्म का भी नारा ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? असली सेक्युलरिज्म क्या है? मेरी नजर में सेक्युलरिज्म कामयाब उस वक्त होगा जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के कम से कम 50 से जायद एमपीज होंगे। सेक्युलरिज्म की कामयाबी उस वक्त होगी जब हमारे मुल्क में फसादात नहीं होंगे। सेक्युलरिज्म की कामयाबी उस वक्त होगी जब माजी में जो फसादात हुए, चाहे वो भागलपुर ही क्यों ना हो, उन तमाम खातियों को सजा मिले। सेक्युलरिज्म की कामयाबी है कि इस मुल्क में किसी एक मजहब को, आइडियोलॉजी को ना थोपा जाए। ये हमारा सेक्युलरिज्म है जो हमारे बुजुर्ग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने इसका ख्वाब देखा था और उसको पूरा करना। और आप अपने आप को सेक्युलर लीडर मानते हैं? आप अपने आप को सेक्युलर लीडर मानते हैं? नहीं, आप नहीं मानते हैं तो मैं आपकी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, मगर मैं ये जो सेक्युलरिज्म के बारे में आप पूछे, ये मेरी समझ ये है। जनता के सवाल असदुद्दीन ओवैसी के लिए। जनाब, आप मुसलमानों के बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं। आपने कहा मुसलमानों की बेरोजगारी कम करेंगे, नौजवानों की हालत को अच्छी करेंगे, लेकिन कई दहाई से हैदराबाद में आपके वालिद साहब और आप एमपी रहे और वहां की लड़कियां खुलेआम सऊदी के लोग जो आते हैं खुलेआम उसको खरीद के ले जाते हैं। उसके उन गरीब बच्चियों के लिए आपने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, आपने फिरका परस्ती और दंगा की बात की, तो 25 साल में इस बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ और भागलपुर दंगा ये पहला दंगा है हिंदुस्तान के अंदर जिस पर कोई केस हुआ है और सजा हुई थी, जो लालू प्रसाद ने किया। 2-4 केस बच गया, वो नीतीश कुमार जी ने किया। ये एक मिनट दूसरी पॉइंट पहले लेते हैं। उस बात में कहीं ना कहीं दम है। आप लालू प्रसाद को बाकी सब चीजों के लिए एक तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन 1990 और 2005 के बीच में बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं आम मुसलमान को सुरक्षा दी? कोई एहसान नहीं किया किसी ने भी। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेते हैं एज चीफ मिनिस्टर, आपको हर इंसान की जान बचाना आपकी जिम्मेदारी, आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते तो आप उस ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपने कोई मुझ पर एहसान नहीं किया। यह आपकी दस्तूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। और सुनिए दूसरी बात, अगर इतना ही बात आपकी सही रही तो फिर क्यों इनकी इतनी बुरी हालत हो गई? क्यों पॉलिटिकली वोट नहीं डाल रहे आप लोग उनको? क्या वजह है? हाँ ठीक है। अब तीसरी बात, आप हैदराबाद की बात किए, यकीनन वो बात हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, मगर ये बात भी सही है कि पिछले 3-4 साल में हमने एक सिस्टम बनाया वहां पर, उससे बहुत हद तक वो कमी आ गई और एक नहीं हो रहे हैं। अभी बता रहा हूं, आप आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको दावत दे रहा हूं कभी हैदराबाद को आइए और आकर देखिए कि हैदराबाद से दूर जो इलाके हैं, 11 और 12 साल के सीमांचल के बच्चे जरी के वर्कशॉप में काम करते हैं। क्या गुजरती होगी उस मां पर जो अपने 11 साल के बच्चे को आंध्र प्रदेश के उन इलाकों में भिजाकर काम करवाती है। आइए मेरे साथ, मैं आपको 17-18 साल के बच्चों को दिखाऊंगा जो सीमांचल के बच्चे पहाड़ फोड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं। हम जानते हैं इन चीजों को। वर्कशॉप में मैंने देखा है, मैंने कैंपेन चलाया, मैंने कैंपेन चलाया है उस चाइल्ड लेबर के खिलाफ। आपको वो भी तो देखना चाहिए, इसको भी तो रोकने की जरूरत है। और सवाल? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि सीमांचल में विकास नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है वहां पे, तो ये चुनाव के समय ही आपको ये ध्यान क्यों आया? आपने पहले कभी जाकर देखा वहां पे? कभी इसका ख्याल किया आपने? चुनाव के समय याद क्यों आया? तो चुनाव के समय ही तो सब याद आता है ना भाई। कोई एनजीओ तो नहीं चला रहे आप और हम, कोई पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल पावर जब मिलेगा
तो बिहार की असेंबली में सीमांचल के बारे में कोई बात करने वाला तो होगा, जो डिबेट करवाएगा और कहेगा कि भैया ये सीमांचल की हालत कर दी, इसको सुधारो, ये सही करना पड़ेगा। सीमांचल की आवाम तड़प रही है, चाहे वो कोई मजहब का हो, बरादरी का हो या ओबीसी हो, तो करना पड़ेगा। वो इशू है हमारे लिए पोल प्लैंक है सीमांचल का इशू। वैसी साहब, एक मिनट, आपने एक प्रोफेसर सवाल आपको- उठाया कि जितने मुसलमान हैं बिहार में उतनी उनकी नुमाइंदगी नहीं है, विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। तो सीमांचल की 24 सीटों पर आप कितने ऐसे टिकट, चूंकि वहां पर मुस्लिम बहुतायत जरूर है लेकिन बाकी तबके भी रहते हैं, क्या टिकट आप मुस्लिम से हटकर दूसरों को भी देंगे? यकीनन देंगे सर। मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूं। महाराष्ट्र में हमने 24 सीट लड़ी थी, जिसमें से हमने 6 नॉन मुस्लिम्स को दिया, जिसमें से 4 ओबीसी थे, 2 दलित थे और 1 दलित कैंडिडेट को हमने सपोर्ट किया था। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, तेलंगाना में हमारे पास दलित बीसी कॉरपोरेटर्स हैं। यकीनन देंगे, क्यों नहीं देंगे। हाँ रोहित, ओवैसी साहब, एक क्वेश्चन मेरा यह है कि सीमांचल में आप 24 सीटें लड़ने जा रहे मैं हैं। अभी फैसला नहीं किए, ठीक है, अगर अभी नहीं किए तो आसमान गिर रहा है। ठीक है, अगर 24 सीटें लड़ने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरे बिहार में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां के लिए आप बड़े परेशान हैं वहां के लोगों को लेके। तो आखिर स्थितियां कैसे बदलेंगे? अगर आप 10-20 सीट भी वहां जीत जाते हैं, सरकार आपकी बननी नहीं है, तो क्या किसी सरकार में आप यहाँ जुड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर लालू प्रसाद या नीतीश की हो? क्या करेंगे, कैसे हालात बदलेंगे आप? अब मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे तो नहीं मालूम। अगर आज तक का सर्वे सही है तो फिर वो गवर्नमेंट बना देंगे, मुझे नहीं मालूम। मगर हम तो कोशिश करेंगे कि बीजेपी की सरकार ना बने, अपने वोट्स अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करते हुए। और तीसरी बात यह है कि देखिए, बिहार की असेंबली में अगर कोई इस इशू को उठाएगा, यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि इस पर फोकस होगा, सीमांचल के इशू के ऊपर, और डेवलपमेंट पर लड़ना पड़ेगा। आपको पहले पुकारना पड़ेगा। उर्दू में कहावत है कि जब तक आप रोते नहीं तो मां दूध नहीं पिलाती। तो ये काम करना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। आपको लगता है- ये बताइए ओवैसी जी, अगर कल सोनिया गांधी, जिसके यूनाइटेड फ्रंट के आप एक हिस्सा थे, या लालू प्रसाद, जिनके साथ आपकी एक समय में अच्छी रिलेशनशिप थी, अगर वो फोन उठाए और कहे ओवैसी जी ये चुनाव मत लड़िए, आप महागठबंधन के साथ जुड़ जाइए या कम से कम इस चुनाव में मत लड़िए, तो क्या करेंगे आप? मैं बोलूंगा राजदीप सरदेसाई से बात करके बताऊंगा। क्या बात है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने अब 100% डिसाइड किया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, या केवल आप देख रहे हैं कि पटना की जमीन क्या कह रही है, सीमांचल की जमीन क्या कह रही है, और आप एक तरह से कुछ दिनों बाद तय करेंगे? मैं पटना की जमीन या पटना साहिब के असेंबली सीट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं। मैं सीमांचल में ही लड़ूंगा और वहीं से अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। 100% लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। लास्ट मिनट कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई डील नहीं करेंगे आप? अभी डील हो गई तो इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। कोई सवाल नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे साहब ये बताइए कि आपका दुश्मन नंबर 1 यहाँ कौन होगा? जो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बने हुए हैं, आरजेडी जेडीयू, या फिर बीजेपी आरएसएस? देखिए, आज जरूरत इस बात की हमारे मुल्क को, सिर्फ मुसलमान दलित को नहीं बल्कि फिरका परस्ती और मौका परस्ती दोनों से नुकसान पहुंच रहा है, और दोनों बराबर के जहर हैं। अब जहर को कम करने का तरीका यह है कि जब बीमारी फैल जाती है तो कभी आपको दवा देना पड़ता किडनीज के लिए, तो कभी दवा देना पड़ता हार्ट के दर्द को रोकने के लिए। तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुकाबला तो यकीनन हम अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे। और हम फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि बीजेपी को रोकना है, वो बात बिल्कुल सही है, मगर ये जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, चाहे वो आरजेडी के जमाने में हो या इस जमाने, इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म होना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता कि आप सिर्फ वोट ले लेंगे और वोट लेने के बाद जैसा कि सीमांचल को भूल गए। इश्यूज कई हैं डेवलपमेंट के। आप बता दीजिए कि सोशो एजुकेशन इंडिकेटर्स कितने इंप्रूव है मुसलमानों के। इंपेरिकल डेटा सामने रख दीजिए, बता दीजिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मुझे झूठ साबित कर दीजिए, मेरे पास डेटा है, मेरे पास रेलेवेंट डेटा है। मेरे पास पटना का ADRI की 2004 की रिपोर्ट है, मेरे पास
माइनॉरिटी अफेयर्स ने, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली ने 2008 में जो बेस सर्वे कराया 7 MCD जिले का, बिहार का, उसका डेटा मेरे पास है। मालूम हो जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ। सर लेकिन अगर आप लगातार इसी तरह से बात करें, मुसलमानों का जो विकास नहीं हुआ है, कल इस देश में हर कोई नेता आकर कहेगा मेरे समुदाय का विकास नहीं हुआ, मैं क्यों उस नहीं होना समुदाय चाहिए? सबका होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। क्या खाली एक मुट्ठी भर लोगों का विकास होगा? सबका विकास होना चाहिए और सबको तरक्की के मौके मिलने चाहिए। भाई आप बताइए कि 86% मुसलमान अगर रूरल एरिया में रहते हैं राजदीप, 45 से 50% मुसलमान जो है कर्जों में डूबे हुए हैं। ये मेरा नहीं है, ADRI की रिपोर्ट है। आप बताइए इसके लिए क्या करेंगे? तो ये जरूरी है, ये खत्म हो, मौके सबको, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। यही तो कामयाबी होगी डेमोक्रेसी की। नहीं, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो नहीं है इस समय। मेरा आपसे इतना ही सवाल है कि अगर इसी तरह की राजनीति हुई तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं होती? कैसे वोट बैंक की राजनीति होगी? मैं कह रहा हूं कि मुझे स्कूल चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मैं कह रहा हूं कि गैर करिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो इससे मुल्क तरक्की होगा ना। राजदीप, अगर हिंदुस्तान को 8-9% ग्रो होने का है तो 17 करोड़ मुसलमान को कैसे छोड़ेंगे आप? और 17 करोड़ में 10 करोड़ नौजवान हैं। और आप समझते हैं केवल पॉलिटिकल पावर से यह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केवल 50 मुस्लिम MPs आने से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, मगर जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक सवाल है ओवैसी साहब, आपने सीमांचल की बात की, सीमांचल एरिया से कुल मिला के 9 सर, MLA आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था, मैं आज तक पर देखा था कि मैं ये अजय आलोक JDU के हैं। आपने इल्जाम लगाया था कि मैंने पैसे लिए। सर कितने पैसे लिए मैं आपको पूरे अभी देने तैयार हूं, बताइए कहां है पैसे वो। मैं सवाल नहीं सर, नहीं सर, सवाल आपने आज तक पर मुझे बताया था, अंजना ओम कश्यप प्रोग्राम में थी जिसमें आपने कहा कि मुझे पैसे मिले। सर वो पैसे मैं आपकी पार्टी को फंड में दे देता हूं, चलिए ले लीजिए आप। अच्छा, पूरे दे देता हूं मैं। पैसे कहां है बताइए सर, मुझे भी जरूरत है सर। कहां है पैसे? सबको जरूरत नहीं, कहां है सर? सबको नहीं सर, कहां है? नहीं, आप सवाल करिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि पटना आने का मकसद कामयाब हो गया, कि आपसे मिल की मुलाकात हो गई। ओवैसी साहब मैं मिलने ही वाला था आपसे। क्योंकि मैं ढूंढ रहा था आपको, कहां मिलेंगे आप? मैं आज खुद मिल आपसे गया। मिलने वाला था। नहीं, पैसे कहां हैं? आखिर पैसे कहां हैं? आपने तो कहा, अरे आप सवाल ले लीजिए। अरे आपने तो कहा था जो इस तरह के इल्जाम करेंगे आप उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं राजदीप, मैं डालूंगा, मगर आप मिल चुके हैं तो पूछ रहा हूं भैया कहां है पैसे? चलिए वही बताएंगे आप। अरे कहां है? एक मिनट, हम मेरा ये सवाल है ओवैसी साहब, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष ताकतों की बात करते हैं सब, आपके अपनी जगह पे आप बिल्कुल सही हैं, जमहूरियत में चुनाव लड़ने का भी अधिकार सबको है। लेकिन सीमांचल में जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहां से 9 मुस्लिम विधायक हैं, 2 मुस्लिम MP हैं, एक RJD का है, एक कांग्रेस का है, और बहुत जमानों से आते आ रहे हैं। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद आज तक सीमांचल के जितने मुसलमान विधायक या MP हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र की अनदेखी कर दी और अकेले मुसलमानों का नुमाइंदा, हिमायतगार आप बन गए यहाँ पे? अगर ऐसी बात थी तो कोसी के फ्लड के समय आप कहां पे थे? क्योंकि सीमांचल का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हुआ। सुन लीजिए, कोसी के वक्त भी हमने अपने तरफ से जो इमदाद करना था किए। मेरा आपसे सवाल है, आप तो यहां के पैदाइशी हैं, मैं तो आउटसाइडर हूं ना सर। सुन लीजिए, कैमूर में आबादी 1,60,900, स्कूल की तादाद 56, किशनगंज में वही आबादी और स्कूल 25। मैं रोका था आपको स्कूल देने से, मैं रोका था आपको। और सुन लीजिए, ठहरिए, मैं आया हूं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूं। सुनिए, और एक बात सुन लीजिए, आपके चीफ मिनिस्टर नालंदा को 9 करोड़ की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, अररिया को 45 लाख रुपए, ये RTI से निकाला गया है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। अच्छा सुनिए सर, आपके कारनामे, डेटा लेके हम लोग भी बैठ सकते हैं। सुनिए, डेटा पे बहुत बात हो जाएगी। जब आप मिले हैं तो मेरा गुस्सा निकालने दीजिए, आप पर तो नोटिस नहीं निकालिए, आप स्वतंत्र हैं। टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज मैं रोका आपको, एक भी नहीं है। सुनिए सर, प्राइमरी स्कूल, आपको प्राइमरी इतनी फिक्र है सीमांचल की, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की तादाद, अररिया में आबादी 28 लाख, बेगूसराय में भी इतनी आबादी, 11,000 टीचर बेगूसराय में और 7,000 अररिया में। सर क्या कर रहे हैं आप?
सर ये आईना आपके लिए काफी नहीं है और आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इन्हीं इश्यूज पर लड़ रहा हूं। सवाल सीमांचल के मुस्लिम विधायक का नहीं है, सवाल जो पावर में पटना में बैठे हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है सीमांचल के ताल्लुक से। सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, सीमांचल ये बताइए, साहब मुसलमानों के लिए हर पार्टियां हमदर्द है। पूर्णिया डिवीजन सबसे बैकवर्ड है नहीं है बिहार में। क्या आप कहीं ना कहीं मानते हैं यानी या समझते हैं कि जितने भी मुस्लिम विधायक हुए हैं या जितने भी मुस्लिम सांसद हुए हैं, केवल बिहार में नहीं लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है? आज अगर समाज राजदीप, ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, क्या कहीं ना कहीं ये इस बात को नहीं दोहराता है कि जो हमारी राजनीति रही है पिछले 67 साल में, उन्होंने केवल मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा है, उनके असली विकास के लिए कुछ नहीं किया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं राजदीप, और ये हैदराबाद के भी हैदराबाद की भी हालत इसी तरह से है। राजदीप, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। सच्चर कमेटी ने कहा कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन के लिहाज से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन किसी स्टेट में है तो वो आंध्र प्रदेश था उस वक्त। ये सच्चर की रिपोर्ट है। मैंने कह रहा हूं, सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर आपकी पार्टी, आपके पिताजी और आप 40 साल से वहां राजदीप, मैं आपको बार बार दावत दे रहा हूं कि हैदराबाद आइए, आकर फिरिए, देखिए, उसके बाद मुझे इल्जाम लगाइए। आखिरी एक सवाल, मेरा एक सवाल है सर, आप अभी दलित और मुस्लिमों के विकास की बात आपने की है, सीमांचल की 24 सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं, बजाप्ता आपने सर्वे कराई है, तो मेरा सवाल ये है कि बिहार के 243 सीट के दलित और मुसलमान काफी आगे चले गए हैं क्या, जो उनकी फिक्र आपकी नहीं है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए सर। फिर से बोलिए। बिहार के बाकी सीट जो 243 सीट है आपके सीमांचल के 24 के अलावा, उनकी स्थिति काफी अच्छी है क्या सीमांचल के मुसलमानों और दलितों से? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ओवैसी की 243 सीट लड़े? क्यों नहीं? जब मुसलमानों और दलितों की चिंता है तो 243 पे लड़िए आप। जब सबकी चिंता है मुसलमानों और दलितों की, क्योंकि बाकी जगह पे मुसलमान और दलित दोनों हैं, ना कि केवल सीमांचल में ही। सर नहीं, मैं आपके सामने आदादो शुमार आंकड़े रख रहा हूं। ADRI पटना में है, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट है, बेस सर्वे है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दिल्ली का, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने किया, RTI में एप्लीकेशन डाले। पूर्णिया डिवीजन बिहार में सबसे बैकवर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मसाइल मुश्किलात नहीं है, हम 24 लड़ रहे तो इतनी परेशानी शुरू हो गई कि पैसों का इल्जाम अब दे भी नहीं रहे हमको। आखिरी सवाल। नहीं, ओवैसी साहब, यदि आप सीमांचल में चुनाव लड़ते हैं, 24 सीट पे ही लड़ते हैं मान लीजिए, और आपकी भूमिका सिर्फ एक वोट कटवा बनकर रह जाती है, और आपके वोट काटने से अगर बीजेपी जीतती है वहां पर उन इलाकों में, तो क्या आपको इसका अफसोस होगा? देखिए, अगर आपको नॉलेज, आपने कहा कि आप अगर आपको नॉलेज ऑफ अनसीन है तो आप लिख के दे दीजिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। आप लिख के दे दीजिए कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप कंफर्म बोलने वाले हैं। नहीं, देखिए, 13 सीटों पे बीजेपी आप मेरी बात सुनिए कि आप वोट कटवा है या नहीं? ये जो इमेज बन गई है, ये जो इमेज बन गई, राजदीप, देखिए, ये आप और इल्जाम लगाइए, बल्कि डिक्शनरी में जो अच्छे अल्फाज हैं वो भी मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। मैं जानता हूं कि कांशीराम को भी इस तरह के इल्जामात का सामना करना पड़ा। मैं कांशीराम के बारे में बहुत पढ़ा हूं। आप जब शुरू हुई इस तरह की बातें सुनना पड़ा। मैं मोटी चमड़ी का हूं और मैं इन बातों से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने तूफानों में अपनी जिंदगी का आगाज किया और इंशाल्लाह इन तूफानों में चिराग जलाऊंगा मैं इंशाल्लाह। एक कोई वहां है, लास्ट क्वेश्चन बताइए सर, माइक ले लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओवैसी भाई, आपने एक भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था कि हैदराबाद में सऊदी शेख आते हैं, लड़कियां खरीद के ले जाते हैं। आपने इस बात को एडमिट किया, क्या वो खरीद के ले जाते हैं या निकाह करके ले जाते हैं? ये इस्लाम से ताल्लुक क्वेश्चन है। हमने ये किया कि वक्फ बोर्ड से गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो बाहर के लोग आकर निकाह करना चाहते हैं वो अपने सिफारत खाने से, अपने एम्बेसडर से लेटर लेकर आए, और वक्फ बोर्ड में लेटर मिलने के बाद ही कोई भी बाहर का आदमी शादी कर सकते, रूल बनाया गया है। और अगर कोई अपने नफ्स कशी के लिए इस्तेसाल कर रहा है एक मुतबरिक रिश्ते को, तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। माजी में ऐसा हुआ, मगर अब एक नया कानून बना दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको रोक लगेगी इंशाल्लाह।
असउद्दीन ओवैसी, आप पटना आए हैदराबाद से और अब आप सीमांचल जाएंगे। आज तक के पंचायत में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया असउद्दीन थैंक यू, ओवैसी। शुक्रिया।